अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, तो चलें इसको शुरू करते हैं। मैं भाभी से शादी नहीं करूँगा। आप लोग भाभी की जायदाद की लालच में ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो गुस्से से बोला। वो खुद काबल था, करोड़ों का बिजनेस चला रहा था, पर इसकी भाभी के नाम भी करोड़ों की ज़मीनें थी। अपने भाई की बेवा से शादी नहीं करना चाहता था। पूरे पाकिस्तान में और बाहर इसका बिजनेस फैला हुआ था। कम से कम जायदाद के लिए शादी करना इसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो इसकी चाचा जात थी, जैसे शादी शायद इसके बचपन में देखा था इसने। भाई की शादी के फौरन बाद वो अमेरिका चला गया था और 10 दिन बाद इससे कॉल आई गई थी कि इसके भाई का इंतकाल हो गया था। इसका भाई 40 के लगभग था और सारी रात सो नहीं सका था। इनके अपने चाचा लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, मगर कभी वो बिला झिझक इनके जनाना खाने में नहीं गए थे। इनकी बड़ी बेटी भी इससे छोटी थी। फिर वो लोग शहर चले गए। चाचा से इसकी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। वो ये भी जानता था कि इनकी बेटियां शहर में पढ़ रही थी। फिर इसने अपने बिजनेस शुरू किया था। किसी से मिलने का वक्त तक नहीं मिलता था। मेहनत करके इसने अपना बिजनेस फैलाया था। वो लोग जदीद पुश्ती रईस थे। इनकी जायदादें थी, मगर वो ख़ानदान का पहला मर्द था जो बिजनेस की जानब आया था और चार चांद लगा दिए थे। एक दिन ऐसे ही वो शॉपिंग करने आया जब इसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी। वाइट गाउन पर वाइट निकाब किए वो कोई अस्परा थी जो अपने बैग निकालते चढ़ रही थी। जब इसकी टक्कर हुई थी, हारवान ने टकराने वाले को देखा, जो टकराने के बाद आंखें उठाकर इसे देख रही थी। काजल लगी गहरी आंखें इस गुस्से का पता देती थी। इस लड़की ने इसे गोरा था तो एकदम साइड पर हुआ और जिस रास्ता दिया, आगे कदम बढ़ाया, मगर कुछ था इस शख्सियत में। वो रुका और पीछे देखा। वो किसी लड़की के साथ थी, जाने किस बात पर उलझ रही थी। हारवन नहीं जानता था कि इसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। दुआ एफएससी कर रही थी जब इसके ताया लोग आए थे। वो सब इससे मिली और फिर किचन में चली गई। इसने किचन की जाली से बाहर खड़े मर्द को देखा था, सफ़ेद बटन डाउन शर्ट के साथ ऑफ वाइट पैंट पहने। इसने बाल पीछे क्यों लिए थे और इसका नेम रुख देख सकती थी। जो भी था फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कभी हल्के से पाँव को ज़मीन पर रगड़ता, कभी हाथ से इशारा करके बात करता, जैसे सुनने वाला इसे देख कर भी रहा हो। इसने रुख फेरा तो दुआ ने एक लम्हे में इसे पहचान लिया था। वो माल वाला लड़का था। तो क्या वो इसका रिश्तेदार था? इससे नहीं मालूम था कि इसकी आंखें चमक उठीं। तब तक इसे वहाँ से देखती रही जब तक वो फ़ोन बंद नहीं कर चुका था। मंदिर गया तो दुआ ने गहरा सांस लिया। कोई इतना हुस्न कैसे हो सकता था? इसी शख्सियत का रौब वो दूर से देखते भी महसूस कर गई थी। कोई नहीं जानता था कि हारवन खान दुआ आलमगीर खान का पहला टीन एज क्रश था, जो क्रश से मोहब्बत और मोहब्बत से इश्क में बदलने वाला था। इसने अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर इंतज़ार किया था वो कब निकले और इसे देख सके। दोबारा इसने इसकी वापसी पर देखा था। इतने लोगों में से एक शख्स था जो माहौल पर छाया हुआ लग रहा था, बाकियों से मुख्तलिफ। वो किसी और को देख ही नहीं पाई। हारवन को महसूस हुआ कि इसे कोई देख रहा है। इधर उधर देखने पर भी कोई नहीं दिखा। सबसे मिलकर वो अपनी रेंज रोजर में बैठा तो दुआ के दिल ने एक बेड मिस की। वो चला गया था अपने घर ही, खामोशी सा लगने लगा। रात को बाबा इसके पास आए कि ताया लोग इसका रिश्ता मांगने आए थे। इसके दिल ने एक बेड मिस की। क्या जो पसंद होता है इतनी जल्दी मिट जाते हैं? वो सोच ना सकी। इसने सारा फैसला अपने बाबा पर छोड़कर, जो इन्हें अच्छा लगे। आलमगीर खान इस लम्हे परेशान से थे कि इनकी बेटी 17 साल की थी और लड़का इतना बड़ा, मगर इनके ख़ानदान में ऐसे ही होता आया था। इस वजह को जवाज़ बनाकर वो निकाह नहीं कर सकते थे। जबकि लड़का अच्छे घर का देखा वाला, इनकी बड़ी बेटी 22 साल की थी। इसका निकाह पहले हो चुका था, जबकि रुखसती बाकी थी। इनके यहाँ करते चंद दिनों में मंगनी की रस्म हुई, जिसमें हारवन शरीक नहीं था, मगर दुआ को इत्मीनान था। वो लोग शादी से पहले गांव वापस जा रहे थे जब दुआ की वालदा ने शॉपिंग यहीं से करने का कहा था। फातिमा बेगम अपनी दोनों बेटियों के साथ माल आई थी। मामा, आपको जो खरीदना है आप खरीदे, मैं तो कुछ पीने जा रही हूँ। अल्लाह, कितना थका देती हैं आप, वो चिल्लाकर बोली। फातिमा जानती थी कि अब ये नहीं रुकने वाली, तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी। वो माल से निकलकर सड़क क्रॉस कर रही थी जब एक गाड़ी से टकराते टकराते बची। गाड़ी चलाने वाले ने ब्रेक लगाई थी। फिर इसे सुनाने को वो बाहर निकला था। इसने हारवन को देखा नहीं था, इसलिए इसी पर गुस्सा हो रही थी। देखें, यह आपकी गलती है,
मैं तो सड़क क्रॉस कर रही थी। आपको दूर से देखकर ही स्पीड कम कर लेनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं की, जिसका साफ साफ मतलब तो गलती आपकी है। वो अपने गधे बैग को उठाते तेज तेज बोल रही थी। जब सीधी हुई तो नज़र उठाकर देखा आपको, तो मुझसे माफ़ी और जुबान तानों से जा लगी। हारवन ने इसे खामोश होता देखा। वो आज मुख्तलिफ गाँव में थी, मगर इसके नकाब का स्टाइल एक ही था। इसकी काजल लगी गहरी आंखें वो एक लम्हे में पहचान गया था। आई एम सॉरी, इसने कहा जब दुआ की आंखें हैरत से फैली। फिर वो आगे बढ़ गई। हार्वर्ड ने सर पर हाथ फेरा। वो आज भी इससे इसका नाम नहीं पूछ पाया। वो कॉफ़ी का गिलास लेकर वापस आई थी। माल से वो खरीदारी कर सकती थी, खरीद सकती थी, मगर इसके बाहर से एक जगह से मिलती थी वो लाजवाब थी। इस पूरे हफ्ते में इन्होंने शादी की शॉपिंग की थी और फिर वो लोग गांव की जानब निकले। गांव की चौखट पर ही इनका इस्तकबाल किया गया। आज वो कढ़ाई वाली चादर में मबलूस थी, उंगली में जरमत की अंगूठी पहने। इसने एक हाथ से निकाब पकड़ रखा था। वो लोग अपनी हवेली आए थे। बाद में मामा बाबा ताया की हवेली गए थे। वो लोग कुछ तोहफ़े लाई थे। हारवन को भेजा गया था कि खाना इधर से इधर हो जाएगा और कुछ सामान भी भेजना था। अम्मी, आपने मुझे एक मुलाजम बना कर रख दिया है। वो सुबह से ऑनलाइन मीटिंग्स में भी था। ऊपर से अम्मी कभी ये करो कभी वो करो, तुम्हारे भाई की शादी है, इतने में थक गए। वो मुस्कुरा कर बोली, मगर ये काम मुलाजिम भी तो कर सकते हैं। इसने दाई दी, बेटा अपने घरों में मुलाजिम बेचते अच्छे नहीं लगते जब मामला बहू बेटी का हो। जिस पर नफ़ी में सर हिलाकर उठा। अच्छा भेजें किसी के हाथ जो भेजना है, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने मुलाजमा के हाथ सामान भेजा, जबकि चाचा चाची इन्हें के घर मौजूद थे। तकरीबन 15 मिनट बाद वो चाचा की हवेली में दाखिल हुआ था। मेन गेट से गाड़ी अंदर लाते इसने गैरेज में गाड़ी पार्क की, दरवाज़ा नॉक किया और सामान निकाला, लॉक किया। दरवाज़ा आयशा ने खोला। हारवन ने इसे देखकर मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम जैसा का जवाब हारवन ने मुस्कुरा कर दिया। अम्मी ने कुछ सामान भेजा है, वो मुस्कुरा कर बोला, तो आयशा ने कुछ सामान खुद पकड़ लिया। लिविंग रूम में आकर सब टेबल पर रखा। दुआ जो अपने ध्यान में लिविंग रूम में दाखिल होने लगी थी, किसी मर्द की आवाज़ पर ठटकी। अपनी चादर को मुंह पर रखा। आशा इससे गुफ्तगू कर रही थी। वो इसे बता रहा था कि वो आजकल क्या करता है। वो अपना मोबाइल उठाने आई थी। हरवन ने किसी लड़की को लिविंग रूम में दाखिल होते देखा। काली और मैरून कढ़ाई वाली चादर लिए एक पल्लू मुंह पर रखा था, जिसे एक हाथ से गिरने से बचाया हुआ था। इसके हाथ में नीली जरमत की अंगूठी थी। मगर वो यहाँ कैसे आ सकती थी, ये सोचकर ही निगाहें नीचे कर ली। ये दुआ है, आयशा शरीर लहजे में बोली। हारून को समझ नहीं आया वैसे क्यों बोली थी। आयशा अभी लड़की थी, MBBS के आखिरी साल में थी। ऐसे अच्छा लगा था इससे मिलकर। दुआ इसे अपने घर में देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। दिल की धड़कन अलग दौड़ रही थी। वो किचन की ओर से देख रही थी। जब वो जाने को लिए उठा, इसका दिल बेहतियात धड़का। आज वो काले कुर्ता शलवार में मबलूस था, लंबे कद पर जज रहा था। जब तक वो इनकी हवेली से चला नहीं गया, वैसे छुप छुप कर देखती रही। आयशा से तफसील पूछ लेने के बाद वो आप मुस्कुराती रही। बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें खुश रखेगा। इसके गालों पर लाली देखकर आयशा ने इसे गले लगाया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराकर अपने कमरे में आई। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी चादर को मुंह पर रखकर शर्माते हुए गोल गोल घूमी, फिर बेड पर गिरी। इसका नाम हारून था, वो ये जानती थी। रक्स करते हुए इसको तस्वर करते मुस्कुरा रही थी। अपनी किस्मत पर यकदम रश्क आया था। इसकी एक हफ्ता बाद शादी थी। दिल जूम जूम जाता था ये सोचकर कि इसका मनपसंद शख्स से शादी हो रही है। एक हफ्ते तैयारियों में कैसे गुजर पता भी नहीं चला। निकाह के वक्त आन पहुंचा। मौलवी साहब के बजाय इसके बाबा के साथ रोहान कमरे में दाखिल हुआ। वो घूंघट से इसे देख सकती थी। माथे पर शगन आई कि वो यहाँ कैसे आ सकता है। बाबा ने इसे साइन करने को कहा था, मगर वो इससे ही देख रही थी जो अब चाची से कुछ कह रहा था। इसके हाथ में पेंसिल पकड़कर इसे साइन करने का कहा जा रहा था। रोहान आगे बढ़ा, साइन करने वाली जगह पर हाथ रखा तो इसने कांपते हाथों से साइन कर दिए। वो अभी तक इसी ख्याल में थी कि इसकी शादी हारून से हो रही है। बाबा ने इसके साइन करने के बाद इसके सर पर हाथ रखा। माथा चूमकर वो पीछे हटे। रोहान ने कागजात पकड़े और इसके सर पर हाथ रखा। वो गहरा सांस देकर आंखें मूंद गई। सफ़ेद कुर्ता शलवार पर हाफ वाइट शाल पेशावरी चपोल नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। अब सब बारी बारी इससे मिल रहे थे। लड़कियों ने इसे खूब चढ़ा भी था। चंद लम्हों बाद वो रुखसत होकर इनके घर आ गई। रोहान को इस वक्त इमरजेंसी में अमेरिका जाना पड़ा था। वह सबसे मिलकर चला गया। कमरा फूलों से सजा था, इसलिए इससे एहतियात थी। घूंघट पीछे हटाते वो बेड पर आन बैठी। थोड़ी देर बाद ही दूल्हे मियाँ की एंट्री हुई।
वो शर्म और झिझक से नजरें उठाकर देख भी न सकी। दरवाजा लॉक करते हुए इसकी जाना बढ़ा। बेड पे बैठी दुल्हन को देख वो चंद लम्हे के लिए मुहब्बत हो गया। वो हुस्न का पेगर बनी इसके लिए बैठी थी। वो इससे बहुत छोटी थी। रईस को जाने क्यों दिल पर ठेस उठी। वो कदम कदम चलता बेड के पास आया। दुआ की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो आराम से बैठा। वो तकरीबन 40 साल का मर्द था। अपनी वजाहत और खूबसूरती से इतना लगता नहीं था। इसकी बैठ और बालों में हल्की हल्की सफेदी थी जो इसे मजीद परकशिश बनाती थी। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम करने पर दुआ ने झुकी आंखों से ही सर हिला दिया। अभी तक हिम्मत नहीं हो रही थी इसे देख रही थी। इसने हल्के से अपने जेब से बॉक्स निकाला था और अंगूठी निकाल कर इसके सामने की। आप वाकई ही बहुत हसीन हैं और एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। इसका लहजा ठहरा हुआ था, संजीदा था। दुआ ने नज़र उठाकर इसे देखा। वो रूहान के जैसा था मगर वो नहीं था। इसकी दुनिया इधर से इधर हो गई इसी लम्हे में। ये क्या हो गया था? मैं रईस खान, इसने अपना तारुफ करवाया, जिस पर दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। रईस चंद लम्हे खामोश रहा। इसको फिर से रोता मुंह बनाता देखकर वो दोनों हाथ उठाकर उठ गया। माजरत, मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं था। आप कंफर्टेबल हो जाएं, चेंज कर लें। अगर कुछ खाने हैं तो बताएं, मैं मंगवा देता हूँ। वो नरम बोलता था। दुआ ऐसे से उठकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। आधे घंटे बाद जब वापस आई तो आंखें सूजी हुई थी। रईस भी चेंज करके आया था। बिना कुछ कहे वो सोफे पर तकिया रख गया। दुआ शुक्र करती बेड पर बैठ गई। इसको हला में घूरता देख कर रईस दोबारा बोला, वैसे आपको नहीं लगता जब कोई अपना तारुफ करवाए तो जवाबन आपको भी अपना तारुफ करवाना चाहिए? इसकी आवाज़ पर इसने छू कर देखा। मेरा नाम दुआ है, दुआ आलमगीर खान। वो धीमी आवाज़ में बोली तो रईस मुस्कुराया। इसको मुस्कुराता देखकर दुआ हफ्की से लेट गई। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। जिससे शादी करना चाहती थी इससे नहीं हुई, इसके बड़े भाई से हो गई। अब वो कैसे इसका सामना करती? रईस तकिए पर सर रख कर लेटा तो इसे दुआ पर तरस आया। कहाँ वो 17 की, कहाँ वो 40 का। वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था। इसे याद था नरमीन इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। जब वो नहीं मिली तो कोई भी ज़िंदगी में नहीं आ सकती थी। 22 साल तक इसने किसी और लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। नरमीन इसकी मोहब्बत, इसकी शादी इसकी कज़न से हो गई थी। फिर खबर आई कि शादी की रात ही इसका इंतकाल हो गया। रईस इस दिन के बाद बहुत बदल गया। क्या किस्मत ने इसका नेमा बदल दुआ के सिर दिया था? वो सोच रहा था जब नींद की वादी में उतर गया। पता नहीं चला दुआ की तो नींद भी उड़ी हुई थी। वो सारी रात बेआवाज़ रोती रही। सुबह रईस फजर के बाद जाग गया था। दुआ के आराम के घर से लाइट नहीं जलाई थी मगर वज़ू करके जब वो निकला तो वो जाग चुकी थी। फिर वो भी वज़ू कर आई। इसको नमाज़ पढ़ता देख इसके दिल में ठेस उठी। क्या वो अपने शोर को इग्नोर करके किसी नामहरम को सोच रही थी? क्या वो ठीक कर रही थी? इसकी जानमाज की थोड़े पीछे जानमाज बिछाते इसने नमाज शुरू की। तब तक वो इस्लाम फेर चुका था। नमाज के बाद वो कुरान पाक पढ़ रहा था जब दुआ सो गई। सुबह 7 बजे वो दोबारा जागी थी। नाश्ता सब साथ करते थे। इसकी मुनासिबत से इसकी मन कपड़े निकालने में मदद करने चली गई थी। वो चेंज करके हल्का सा तैयार हुई। चादर नुमा दुपट्टे को अच्छे से सर पर लिया। रईस अपनी कुर्ती के कफ बटन बंद करते शीशे में इसके पीछे दिख रहा था। फिर बालों में हाथ फेरा। कुछ याद आने पर वो मेरा और अंगूठी की डबिया लाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। ये पेन ने सब सवाल करेंगे आपसे। वो नरमी से कितना पीछे हुआ। दुआ को गुस्सा आया मगर काबू कर गई। वो इसके साथ नीचे आई थी। सब ने इसका अच्छे से इस्तकबाल किया। शुक्र वहाँ हारून नहीं था, नहीं तो ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता। वो मुस्कुरा भी नहीं रही थी। भाई आपने दुआ को एक दिन में ही अपने जैसा कर लिया। शरीर लहजे में कहती इसकी नन थी। कैसा? प्लेट में पराठा निकालते संजीदा तो पूछा। संजीदा भाई देखें एक जैसे लग रहे हैं। रईस ने इसकी जानब देखा जो संजीदा सी बैठी थी। इस पर इसने जवाब नहीं दिया। अल्लाह नजर न लगाए था ये अम्मा की आवाज़ पर दुआ का दिल क्या फुट फुट कर रो दे। खैर हारून को अपनी वजह से वो निकाल देना चाहती थी। जो भी था अब इसका एक अदद शोर था जैसा भी था मगर अब वो बहुत संजीदा हो गई थी। ये बात सब ने महसूस की थी। वलीमे के फंक्शन के बाद वो अपने घर आई थी। आशा ने रईस को देखा और फिर दुआ को। वो तो हारून का दूल्हा समझ बैठी थी। खैर इसने रईस का इस्तकबाल भी अच्छे से किया। इससे बातचीत भी हुई। वो बहुत उलझा हुआ संजीदा मर्द था। हारून इससे छोटा था। वो छोटों वाली आदत इसमें झलकती थी मगर रईस से वो इम्प्रेस हुई थी। मगर दुआ के लिए बहुत बुरा भी लगा रहा था। वो हारून को पसंद करती थी। इसने दुआ को समझाना भी चाहा मगर वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रही थी। थोड़ी देर इसके सामने आंसू बहाकर अपने कमरे में आ गई। रईस के कमरे में आने से पहले वो चेंज करके लेट चुकी थी।
وہ کمرے میں آیا تو وہ حلا میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی دعا اس نے بلایا جس پر وہ اس کو دیکھنے لگی۔ رئیس کو اس پر ترس آیا اور خود پر غصہ۔ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کم عمر لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی، حالانکہ وہاں اس سے چھوٹی لڑکیوں کے اس سے بڑے مردوں کے ساتھ شادی عام بات تھی، مگر وہ مختلف سوچتا تھا۔ ایک گلاس پانی پلا دیں، مار کے کہتا وہ صفحے پہ بیٹھا۔ وہ اٹھ کر آئی، پانی کے گلاس سے پکڑایا جسے رئیس نے ایک ہاتھ سے پکڑا۔ ابھی وہ جیسے مڑی تھی جب رئیس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دعا نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں کوئی احساس نہیں تھا۔ رئیس نے پانی کے گلاس آہستہ آہستہ پیا، پھر گلاس سائڈ پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ صفحے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے۔ آئی ایم سوری، یہ وہ الفاظ تھے جو رئیس کے منہ سے نکلے تھے۔ وہ دونوں چونکے سے دیکھا۔ آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ نظریں نیچے کی، بولی بس مجھے لگا کرنی چاہیے، مجھے نہیں لگتا۔ اچھا یہ بھی صحیح ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دعا نے اسے دیکھا، جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ جس پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کسی بوڑھے سے شادی ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا، آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں۔ دعا جلدی سے بولی، ہاں اچھا تمہیں نہیں لگ رہا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ ان کی پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ دعا کے ہاتھ پر رکھا۔ اب کہ یوں تھا کہ دعا کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ وہ ایک مان دے رہا تھا۔ اس نے اس کے دوپٹے سے باہر نکلتی بالوں کی لیٹ کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے ڈسا۔ دعا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں۔ رئیس نے اسے دیکھا، آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور صوفے پر سو رہے ہیں، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے پوری بات بتائی۔ ہاں وہ بھی آپ کا ہی گھر ہے اور میں ٹھیک ہوں یہاں، بے فکر ہو جائیں۔ رئیس تکیہ درست کرتا لیٹ گیا۔ دعا کندھے اچھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی رئیس سے۔ وہ اسے خود بلاتا تھا اور اتنا نرم بولتا تھا کہ دعا کو شک ہونے لگتا تھا کہ اگر وہ ہارون کو پسند نہ کرتی تو رئیس سے محبت ہو جاتی اسے۔ اس کی شادی کو 5واں دن تھا جب تائی امی نے اسے بلایا تھا، تو رئیس کو خوش نہیں رکھتی نا۔ انہوں نے بات چیت کے درمیان پوچھا، کیا مطلب؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں لگتا تم لوگوں کی نئی شادی ہوئی ہے۔ اور سنمی بتا رہی تھی کہ اس نے ایک تکیہ صوفے پر دیکھا تھا۔ کیا تم لوگ مختلف جگہ پر سوتے ہو؟ ان کی بہنیں دعا نے حیرت سے دیکھا۔ تائی امی یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو اس میں نہیں بولنا چاہیے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ جب تائی امی غصے سے بھری آواز میں آئی، خبردار جو اس لہجے میں بات کی مجھ سے، اور کیوں میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے بیٹے کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے، اور اس بات پر اگنور کر کے جانے لگی۔ اے لڑکی خبردار، میری بات کے بیچ اٹھ کر گئی۔ تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ نہیں سکھائی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اوپر سے یہ سانس صاحبہ، اور آگے جو ہوا اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر لگا تھا۔ شادی کے 5ویں دن پہلا چانٹا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے کچھ بول بھی نہیں سکی تھی۔ آپ جاؤ دفعہ ہو، اور مجھے کل میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی چاہیے، اس کے لیے چاہے تم کچھ بھی کرو۔ اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی میں کبھی کسی نے اسے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس پر۔ اس تھپڑ نے کچھ لمحوں کے لیے اس کے خواہش سلب کر دیے۔ رات کو رئیس زمینوں سے واپس آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ سلام کیا۔ وہ جانے کن سوچوں میں تھی جو جلدی سے کھڑی ہوئی۔ رئیس کو حیرت ہوئی، سب ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی پریشانی واضح تھی۔ دعا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ اس کو پریشان دیکھ رہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ایک 2 مرتبہ پوچھا، جو کرتے دوبارہ کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ رئیس قدم چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ بھی نوٹ نہیں کیا دعا اس کی بکار پر ہو چکی۔ میں حیرت سے اسے دیکھا، سب ٹھیک ہے؟ اس کا رخ اپنی جگہ کرتے اس نے پوچھا، جس کا جواب اس نے نہیں دیا، بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا، جیسے وہ اسے مارنے لگا تھا۔ رئیس کو تشویش ہوئی۔ آپ بیڈ پر سو جانا۔ اس کے آنسو نکلنے کو تیار تھے۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ جس پر اس نے کسی معصوم بچے کی طرح نفی میں سر ہلا دیا۔ رئیس کو اتنی معصوم اور پیاری لگی تھی، اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دعا کے آنسو بہتر اس کے کرتے میں جذب ہونے لگے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں یہاں، رونا نہیں۔ اسے تھپک رہا تھا۔ دعا اس لمحے بھول گئی تھی کوئی ہارون بھی تھا۔ رئیس نے جھک کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے۔ جو بھی تھا، نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عورت اس کی اپنی تھی۔ اپنائیت کا احساس دینا تھا اسے۔ دعا نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا خسارہ باندھا۔ رئیس کو حیرت ہوئی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے تھا اور ایک کندھے پر۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، اس لیے اس کے کندھے تک آتی تھی۔ ابھی بھی اس کا سر اس کی گردن پر تھا۔
اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ یہ مدھم سی آواز کافی دیر بعد رئیس کو سنائی دی۔ ایسے نہیں کہتے، ویسے لچکا رہا تھا۔ جانے میں کتنی دیر ایسے کھڑے رہے اور وہ روتی رہی۔ کہیں آپ کی آنکھیں کسی سمندر کے ساتھ فکس ہیں؟ کتنی روتی ہیں آپ؟ اسی کہنے پر دعا ہفتے سے پیچھے ہوئی۔ اچھا سوری۔ وہ ہلکا سمجھ گیا۔ اس کا کرتا سینے تک بھیگ چکا تھا۔ وہ جب پیچھے ہٹی تو رئیس اپنا تکیہ صفحے پہ لگا رہا تھا۔ وہ آپ بیڈ پہ سو جائیں، اس نے کہا تو رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز پلیز آپ بیڈ پر سو جائیں۔ رئیس جانتا تھا کبھی اس کے ساتھ وہ تعلق استوار نہیں کر پائے گا۔ نرمین اسے حد درجے یاد آتی تھی، مگر دعا کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ وہ تکیہ بیڈ پر لے آیا تھا۔ وہ سونے کو لیٹا تو دعا لائٹ بند کر کے آئی۔ اب کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ کافی دیر نیند آنے کے بعد اس نے رئیس کو دیکھا، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند نہیں آتی۔ رئیس نے اپنا بازو آگے کیا۔ دعا نے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے اس نے اس کو سر رکھنے کہا۔ پہلے وہ جج کی، پھر وہ سر رکھی۔ دعا اس پہ بازو پر سر رکھے ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ کمفرٹیبل ہونے کے لیے اس نے کندھے پر سے سر رکھ کے اس کے بازو میں درد نہ شروع ہو جائے۔ رئیس کی آنکھوں سے نیندوں کو سے دور تھی۔